हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर, आज की इस क्लास में बात करेंगे बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल की। और ये बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल हम बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कुछ कोर्सेज़ के बारे में। ये वाला कोर्स ग्रामर का कोर्स आपको एप्लीकेशन, हमारी जो एप्लीकेशन आशीष क्लासेस वहाँ पर उपलब्ध है, इसे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ नाउन और प्रोनाउन अब तक कंप्लीट हो चुका है, एडजेक्टिव चल रहा है और हर एक क्लास का ड्यूरेशन 50 to 75 मिनट्स का रहता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी खास बात यह है कि इस एक कोर्स से ही आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन पर इस प्रकार से कुछ कोर्सेज नज़र आपको आएंगे और इन कोर्सेज में और बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल का कोर्स है, वोकैबुलरी ई बुक है, एडिटोरियल एनालिसिस का बैच जो हर वेंसडे को स्टार्ट करते हैं, तब ये वेंसडे को स्टार्ट करेंगे ये वाला बैच। तो इनमें से किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप और इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दो यहाँ पे मुझे कमेंट्स मिले थे। एक तो एमडी सलीम लिखते हैं कि मैं मात्र 30 क्लास में ही अच्छा खासा अखबार पढ़ लेता हूँ, विशेष रूप से इंडियन एक्सप्रेस। जैसे मटेरियल यहाँ उपलब्ध होता है, मुझे लगता है कि हमें किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि हम क्लास में कंसंट्रेशन, आगे था कि कंसंट्रेशन अगर रखते हैं तो। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप ये मेरे साथ न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल पूरे दिल से पढ़ोगे तो किसी भी बुक को लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी आपकी यहीं तैयार हो जाएगी। और एक और कमेंट मैं आपका ध्यान यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहूँगा इस और भी। ये टेक्निकल फैक्ट्स के नाम से इन्होंने एक बना रखा अपना आईडी। ये कहते हैं कि दोस्तों, साथियों, सुनो सब लोग, हमें सर का साथ देना चाहिए। अगर सर हमें फ्री में सिखाते हैं तो नीति कहती है कि हमें लाइक करना चाहिए। तो लाइक ज़रूर करके जाना सेशन को और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू मैं करूं, और कंटिन्यू मतलब ये है कि ऑल्टरनेट डेज पर आपको ये सेशन मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट डे कल जो सेशन आपको मिलेगा वो बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग का एक सीरीज़ हमारा चल रहा था, 10 सेशंस वहाँ पे हो चुके थे। अब उसमें 11th सेशन आपको कल मिल जाएगा। इस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसके नेक्स्ट डे आपको ये वाला सेशन मिलेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से देखो, ये आर्टिकल मैंने लिया है। यहाँ काफ़ी सारे नए टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं बिजनेस न्यूज़ की तो डिफ़िकल्टी लेवल इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो कह रहा है कि द सेंटर ऑन संडे इनवाइटेड बिड्स। सेंटर केंद्र सरकार, ऑन संडे संडे को, जब आप किसी खास दिन की बात करते हैं तो ऑन लगाते हैं, तो संडे को इनवाइटेड इनवाइट किया, बिड्स मतलब बोली लगाना, बोली लगाने को बोलते हैं बिड। तो नीलामी के लिए इन्होंने इनवाइट किया है फॉर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक डाइवेस्टमेंट और एक डिसइन्वेस्टमेंट। चाहे डाइवेस्टमेंट पढ़ें या फिर डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ें, ठीक है, दोनों का मतलब होता है विनिवेश। एक होता है इन्वेस्टमेंट, वो होता है निवेश। जैसे आप किसी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसके शेयर खरीदते हैं और आप उसको अगर शेयरों को बेच देते हैं तो फिर वो कहलाता है डाइवेस्टमेंट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे शेयर बेचने की बात है, समझना। ये वर्ड है डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट, इसका मतलब विनिवेश होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश होता है। स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट इन BEML। अब BEML जो है ना, ये कंपनी है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसका शायद पूरा नाम है। इसका काम ये होता है कि ये जो अर्थ मूवर्स जैसे बुलडोज़र वगैरह इसका निर्माण करती है, रेल कोचेज जो होते हैं वो बनाती है, ठीक है ना, भारी जो वाहन होते हैं ना उसका निर्माण करती है ये। तो BEML कंपनी है। स्ट्रेटेजिक क्यों बोला इसने, क्योंकि एक तो देखो, स्ट्रेटेजिक कह सकते हो सेक्टर होता है, एक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता है उसमें 4 सेक्टर्स को शामिल करते हैं स्ट्रेटेजिक में। एक तो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को शामिल करता है, एक जो मिनरल्स जुड़े होते हैं एटॉमिक एनर्जी सेक्टर से, एटॉमिक सेक्टर से, उसको शामिल करते हैं, डिफेंस सेक्टर को शामिल करते हैं। इसके अलावा आप इसमें शामिल करेंगे किसको, इसके अतिरिक्त आप शामिल कर लेते हैं रेलवेज को। तो ये 4 सेक्टर्स हैं वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं, और इन 4 के अलावा जो भी सेक्टर्स बच जाते हैं वो आते हैं नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। तो ये वाला चूंकि अर्थ मूवर्स है, ये रेल कोचेज भी बनाता है, तो रेलवे से संबंधित हो गया, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर कहा गया है। तो देखो, ये खास बातें होती हैं जब बिजनेस आर्टिकल आप पढ़ते हो, वहाँ पे ये चीज़ें आपके थोड़ा समझ में कम आती है, क्योंकि आप अगर स्ट्रेटेजिक वैसे पढ़ोगे रणनीतिक तो आपको अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या कहना चाहता है, द सेंटर ऑन संडे इनवाइटेड। तो केंद्र सरकार ने इनवाइट किया संडे को, बिड्स इनवाइट की मतलब बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया। किसके लिए,
स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के लिए BEML में, मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर बेचना चाह रही है, सीधी सी बात है। 4 years आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव्ड डाइवेस्टमेंट इन द कंपनी, 4 साल के बाद द कैबिनेट, मंत्रिमंडल को बोलते हैं, अप्रूवल दे दिया था डाइवेस्टमेंट का इन द कंपनी, इस कंपनी में, ठीक है। अब यहाँ द कंपनी दे रखा है तो समझ जाओ कि बात कौन सी कंपनी की है, BEML की है। तो BEML कंपनी में जब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था कि अब इसमें विनिवेश किया जा सकता है, इसके शेयर बेचे जा सकते हैं, उसके 4 साल के बाद सेंटर ने संडे को स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के लिए बिड्स इनवाइट की है। अब देखो, द गवर्नमेंट विल सेल 26% आउट ऑफ द टोटल 54.03% स्टेक इट होल्ड्स इन द कंपनी अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट सेल करेगी, बहुत सिंपल सा वाक्य है, कितना, 26%, कितने में से, 54.03% में से। स्टेक का मतलब हिस्सेदारी होती है, तो कंपनी में, इस BEML कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 54.03%। कितनी हिस्सेदारी बेचने वाली है, 26%, ठीक है। इट यहाँ गवर्नमेंट के लिए है, होल्ड्स का मतलब जो हिस्सेदारी इसके कंट्रोल में है, इन द कंपनी, इस BEML कंपनी में, अलॉन्ग विद का मतलब साथ साथ में, किसके साथ साथ में, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो, डाइवेस्टमेंट का जनरली मतलब ये होता है कि आपने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, शेयर बेच दिए, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में है, मैनेजमेंट आपके हाथ में है। लेकिन डाइवेस्टमेंट में साथ साथ में आप मैनेजमेंट कंट्रोल भी हस्तांतरित कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल भी, कि BEML कंपनी का जो व्यवस्था देखती थी सरकार, अब वो भी यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, ये किसके अकॉर्डिंग है, प्राथमिक जानकारी के अनुसार। प्रिलिमिनरी क्या होता है, प्राथमिक, इन्फॉर्मेशन के अनुसार। मेमोरेंडम ज्ञापन को बोलते हैं, मेमोरेंडा का प्लूरल जो होता है मेमोरेंडा बनता है, मेमोरेंडम का प्लूरल क्या बनता है, मेमोरेंडा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इसमें UM को हटा के A लगा देते हैं। रिलीज्ड बाय द सेंटर, तो केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज किया गया। फिर समझना, सरकार की, देखो सीधी सीधी बात पकड़ो आप, क्योंकि जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हो खास करके, वहाँ पे ऐसे आर्टिकल मिलते हैं, और वहाँ पे अगर आप एक एक वर्ड का मीनिंग निकालने लग गए तो इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता ही नहीं है। तो आपको मोटी मोटी चीज़ें पकड़नी होती है ना। स्कीमिंग एक बोलते हैं वर्ड, जो मैंने आपको बैंकिंग की स्ट्रेटजी जब शेयर की थी यूट्यूब पर, वहाँ उस सेशन में बताया था मैंने क्लियरली। स्कीमिंग आपको आनी चाहिए, एक जो सेंस है वो पता रखना चाहिए। यहाँ सीधी सी बात ये है कि इस कंपनी BEML में 54.03% की हिस्सेदारी सरकार की है, और बेचेगी कितना, 26% बेच देगी, साथ में मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर कर देगी। ये किसके अकॉर्डिंग है, सेंटर ने एक मेमोरेंडम जो है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी पता है। लास्ट मंडे, पिछले मंडे को, द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, कोर ग्रुप ये तो समूह होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें जो भी मतलब समान स्तर के लोग हैं वो शामिल होते हैं। तो कह रहे पिछले मंडे को जो सेक्रेटरीज का कोर ग्रुप है ऑन डाइवेस्टमेंट, सेक्रेटरीज किसके, डाइवेस्टमेंट को, विनिवेश संबंधी चीज़ें देखने वाले सेक्रेटरीज हैं, उनका एक ग्रुप है। उस ग्रुप ने क्या किया, हैड अप्रूव्ड सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक। इसने जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है कंपनी में, उसकी बिक्री को अप्रूवल दे दिया। सेल का मतलब बिक्री, नाउन है ये। दैट हैज़ इंटरेस्ट इन डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग एंड रेल। अब उस कंपनी की बात कर रहा है कि ये कंपनी क्या क्या देखती है। ये कंपनी जो है इसमें ये चीज़ें, मतलब इसमें ये कंपनी इन चीज़ों को, इंटरेस्ट का ये नहीं है, रुचि है इस कंपनी की, इन चीज़ों को ये हैंडल करती है कंपनी। क्या क्या, डिफेंस को, एरोस्पेस को, माइनिंग को, रेल को, है ना। डिफेंस सेक्टर में एरोस्पेस का मतलब वो उद्योग जहाँ पर वायुयान संबंधी या अंतरिक्ष यान का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं एरोस्पेस। माइनिंग, एक्सकेवेटिंग सुना होगा आपने कभी वर्ड, कौन सा वर्ड, एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेटिंग का मतलब होता है खुदाई करना, जैसे माइन वगैरह की में खुदाई करते हैं ना, मतलब ज़मीन से खुदाई करके मिट्टी बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सकेवेट करना, वो माइनिंग है। और रेल, ये सब चीज़ें देखती है कंपनी, इस कंपनी के दायरे में ये सब चीज़ें आती हैं। द सेल वुड पुश, अब कह रहा है ये जो बिक्री है ये क्या करेगी, सेंटर का जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है, ड्राइव का मतलब कैंपेन होता है, ड्राइव का मूवमेंट होता है, एक अभियान। केंद्र सरकार का एक निजीकरण का अभियान चल रहा है, केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है बेच रही है लगातार, ठीक है। उस हिस्सेदारी को ये पुश करेगा, इसको और आगे धकेलेगा, और आगे मतलब प्रेरित करेगा एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू लिमिट PSU प्रेजेंस। अभी PSU प्रेजेंस, PSU क्या होता है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। इसका मतलब है जो सरकार के नियंत्रण में आती है कंपनीज, वो PSU कहलाती है। समझ, सीधी सी बात ये है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब है वो कंपनी जो सरकार के कंट्रोल में आती है उसे PSU कहा जाता है। तो ये जो बिक्री है ना, ये क्या करेगी, ये सेल, सेंटर की जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है, केंद्र सरकार की जो एक निजीकरण का एक अभियान चल रहा है ना, उसको ये पुश करेगी ऐसे टाइम पर। अभी टाइम के लिए वैन आ रहा है, जब सरकार चाहती है
कि जो PSU प्रेजेंस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो प्रेजेंस है उसको ये लिमिट करना चाहती है, उसको रोकना चाहती है, उसको कम करना चाहती है। एंड एग्जिट फ्रॉम कंपनीज इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, और सरकार ये चाहती है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, मतलब डिफेंस के सेक्टर को छोड़ दो, आप मिनरल्स का सेक्टर छोड़ दो जो कि एनर्जी सेक्टर में आता है, एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर छोड़ दो, ठीक है, इसके अलावा रेलवे वाला सेक्टर छोड़ दो, बाकी क्या बच गया, नॉन स्ट्रेटेजिक, इन सब से एग्जिट होना चाहती है सरकार। तो इस ड्राइव को ये क्या है, ये एक पुश है, आगे की ओर धकेलेगा और आगे प्रेरित करेगा। द सेल कुड फेच, ये जो बिक्री होगी ना, ये हो सकता है कि फेच, फेच का मतलब है गो एंड ब्रिंग, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, लाकर देना, गो एंड ब्रिंग, ठीक है, जाना और लेकर आना। तो ये जो बिक्री है, हो सकता है, ये संभावना बता रहा है कुड, कि ये गवर्नमेंट को इतने पैसे लाके देगा। भाई शेयर बेचेगी तो पैसा आएगा, भाई शेयर खरीदे पैसा लगा था, अब शेयर बेचेगी तो पैसा आएगा, तो इतना रुपया आएगा सरकार के पास, 1055 करोड़। किसके अकॉर्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज शेयर क्लोजिंग प्राइस ऑन फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को जो कंपनी का शेयर था ना, उसकी जो कीमत थी ना, क्लोजिंग प्राइस जो था, उसके अकॉर्डिंग इतना पैसा आएगा। द गवर्नमेंट इन दिसंबर, गवर्नमेंट जो है दिसंबर में, दिसंबर 2016 में हैड अप्रूव्ड ए प्लान, इसने एक योजना को अप्रूवल दिया टू डाइवर्स 26% स्टेक इन द स्टेट ओन्ड एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, यूनिट कह सकते हो, कंपनी कह सकते हो। स्टेट ओन्ड का मतलब वो एंटिटी जिस पर राज्य का स्वामित्व हो, जिस पर सरकार का स्वामित्व हो, ठीक है। स्टेट ओन्ड का मतलब गवर्नमेंट ओन्ड पढ़ सकते हो इसको। तो गवर्नमेंट जो है दिसंबर 2016 में इसने एक प्लान को अप्रूवल दिया। अब प्लान किसका था, प्लान था कि 26% हिस्सेदारी को ये बेच देगी स्टेट ओन्ड एंटिटी में। द डाइवेस्टमेंट विल बी, मतलब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, अब देखो डाइवेस्टमेंट जगह लेखक ने क्या यूज कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने कहा कि दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही, विनिवेश है। तो ये जो विनिवेश है, विल बी, ये होगा थ्रू अ 2 स्टेज ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। किस माध्यम से होगा, तो थ्रू आ रहा माध्यम के लिए 2 स्टेज का ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, मतलब ओपन खुला, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी, बिडिंग नीलामी, प्रोसेस प्रक्रिया। तो खुली नीलामी लगेगी, 2 चरणों में ये होगी, उस माध्यम से ये विनिवेश होगा। अब ये कौन कौन से 2 हैं बता रखे हैं आगे। एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, अब ये EOIs बोलते हैं इसको, इसी की फुल फॉर्म, इस शॉर्ट फॉर्म दे रखी है EOIs। इसका मतलब है कि कंपनी ने कह दिया कि बिडिंग के लिए एप्लीकेशन, कि कौन कौन इसके अंदर हिस्सेदारी मतलब खरीदना चाहता है, हम बेचेंगे। तो बिडिंग के लिए इसका मतलब किसने मतलब अपनी रुचि जाहिर की है, वो एप्लीकेशन जो होती है ना, जिसके अंदर कोई भी संस्था है, कोई भी व्यक्ति है, कंपनी मान लो, खास करके कंपनी जो है, कौन सी कंपनी हिस्सेदारी खरीदेगी, भी गवर्नमेंट बेचेगी तो कोई खरीदेगा, तो वो हिस्सेदारी कौन मतलब खरीदने वाला है, कौन मतलब यहाँ पे अपने इंटरेस्ट जाहिर करेगा, वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल हैव टू बी सबमिटेड, दैट किसके लिए आ रहा है, EOIs के लिए। वो EOIs जो कि विल हैव टू बी सबमिटेड, जिनको सबमिट करवाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस है, टू बी प्लस सबमिटेड, इनको सबमिट करवाना पड़ेगा। सबमिट मतलब डिपॉजिट करवाना, कब तक, 1 मार्च 2021 तक। ये तक के अर्थ में बाई आ रहा है। अब देखो यहां से यहां तक की बात तो हो गई कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपनीज को अपना आवेदन करना पड़ेगा कि हम खरीदेंगे, ये 1 मार्च 2021 तक की डेट है। और ये जो है वुड बी वेटेड, वेट का मतलब होता है जांचना, एग्जामिन करना, वेट का मतलब नोट कर लीजिए, एग्जामिन करना। तो EIs को जांचा जाएगा बेस्ड ऑन, किसके आधार पर, बेस्ड में ऑन लगता है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरियम का प्लूरल है, क्राइटेरियन इसका प्लूरल है, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है मतलब योग्यता, जो एक क्षेत्र कह सकते हो उसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है योग्यता, ये होता है उसका क्षेत्र, ठीक है। तो इसके आधार पर, योग्यता के आधार पर इसकी जांच होगी। स्पेसिफाइड, निर्धारित करना, वो योग्यता क्राइटेरिया जो कि निर्धारित किया गया इन द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज में, 2 स्टेज में होगा। तो पहले स्टेज में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में उन्हीं कंपनियों को शामिल किया जाएगा, या वही कंपनियां यहाँ पे क्या कह सकते हो अलाउ होंगी जो कि इस निर्धारित जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगी। इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड होंगी, विल बी अलाउड, उनको अलाउ किया जाएगा टू सेंड देयर क्वेरीज, कि वो अपनी क्वेरीज सेंड करें फ्रॉम मंडे से, ठीक है। क्वेरीज का मतलब जो भी पूछताछ है, तो जो भी पूछताछ करना चाहती हैं उनको उस पूछताछ के लिए अलाउ किया जाएगा। एंड विल हैव टू सबमिट देयर EOIs, और इन इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू, शैल हैव टू तब लगता है जब अंडर कंपल्सन कोई भी काम करना पड़ता है, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी EOIs जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे, कब तक, 1 मार्च तक, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब या तो मेल कर दो, एंड ए फिजिकल कॉपी, और एक फिजिकल कॉपी देनी पड़ेगी 16 मार्च तक।
तो 1 मार्च तक तो मेल करने का टाइम दिया है और 16 मार्च तक फिजिकल कॉपी जमा करवाने का टाइम दिया है। बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ईओआईज, अब ये ईओआईज को वेट कर लिया, वेट के लिए इवोल्यूशन है, जांच वांच सब हो गई, इवोल्यूशन परीक्षण हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, तो इसके आधार पर जो भी जांच वांच हो गई उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स, जो भी बिडर्स शॉर्ट लिस्टेड का मतलब जिनको चुना जाएगा, वो बिडर्स जिनको मतलब इनवाइट कर रही है गवर्नमेंट, उनमें से वो बिडर जिसको सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई इसको ये सब बेचना है, तो ये बिडर्स जो है विल बी प्रोवाइडेड विद, प्रोवाइड के साथ विद लगता है तब जब देखो ये एक स्ट्रक्चर लिखना, प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, ठीक है, और प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी प्रोवाइडेड है, इसका मतलब क्या है, पैसिव है पहली बात तो समबडी तो पहले ही आ गया, अब ये वस्तु है इस कारण से विद, मतलब ये व्यक्ति तो है नहीं इस कारण से विद। तो जो शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स हैं उनको रिक्वेस्ट दी जाएगी फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को आरएफपी बोलते हैं। देखो ये छोटी छोटी फॉर्म जो है ना, ईओआई है, आरएफपी है, पीएसयू है, ये कई बार करंट अफेयर्स में पूछ ली जाती है, आपसे ध्यान रखना है, इनको नोट कर लिया करो आप। तो ईओआईज के इवैल्यूएशन के आधार पर जो शॉर्ट लिस्टेड बिडर होंगे उनको आरएफपी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या इंक्लूड होगी, ड्राफ्ट शेयर परचेज अग्रीमेंट। एक तो इनको ड्राफ्ट मतलब कच्चा कच्चा जो चिट्ठा होता है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, जो पूरा नहीं बना है, पक्का नहीं बना है। शेयर परचेज अग्रीमेंट, एक तो इनको शेयर परचेज अग्रीमेंट की, ये शेयर खरीदेंगे तो इनके साथ जो अग्रीमेंट होगा उसकी कॉपी मिलेगी। ड्राफ्ट शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, और एक कच्चा यहाँ पे एग्रीमेंट मिलेगा शेयर होल्डर्स का कि भी इस शेयर पर इसका अधिकार अब आपका होल्ड हो गया, ये अग्रीमेंट। शेयर परचेजिंग हुई, फिर शेयर होल्डिंग आपकी हुई, ये अग्रीमेंट यहाँ पे दिए जाएंगे जो शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स होंगे उनको। द शॉर्ट लिस्टेड बिडर, अब जो ये शॉर्ट लिस्टेड बिडर हैं जिनको चुना गया है, बिडर है, नीलामी लगाने वाले हैं, अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, किसके द्वारा अप्रूव किए जाएंगे, इनके द्वारा। जो कैबिनेट कमिटी है, मंत्रिमंडल समिति है, इकोनॉमिक अफेयर्स को देखती है, आर्थिक मामलों को देखती है, उसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा। फिर ये बिडर जो हैं विल बी डेजिग्नेटेड सक्सेसफुल बिडर, इनको मतलब डेजिग्नेट किया जाएगा, नामित किया जाएगा सक्सेसफुल बिडर कि ये सफल नीलामी लगाने वाले हो गए, ठीक है। वो कंपनी जो सफल हो गई है बिडिंग में उसको डेजिग्नेट किया जाएगा, उसको नामित किया जाएगा। तो ये था इस आर्टिकल में, और आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें थी। ईओआई क्या है, आरएफपी क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट क्या होता है, पीएसयू क्या होता है, बीईएमएल जो कंपनी है वो क्या चीज़, किस तरह की कंपनी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिली हैं। तो किसी भी इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल में आप इस तरह की चीज़ें बहुत सारे सीख सकते हैं। इंग्लिश तो खैर मैं सिखा ही रहा हूँ, लेकिन आप करंट अफेयर्स भी अपडेट अपना कर सकते हैं। ज़रूर से दोस्तों तक पहुँचाइएगा, शेयर करना ही है, और लाइक ज़रूर करके जाना अगर आपको समझ में आ गया है। ये इसको ध्यान रखना, लाइक एंड शेयर को, ठीक है। मिलते हैं कल बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।